नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी से इकाई 6 प्रश्न बैंक का हल। तो चलिए इस चैप्टर से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। 1-1 अंक के 5 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, ऑप्शन नंबर आ सही है। दूसरा, मोहन सफ़ेद झूठ बोल रहा है। सफ़ेद झूठ से क्या तात्पर्य है? पूर्णतः असत्य, ऑप्शन नंबर ब सही है। तीसरा लेते हैं, काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत है। 9 की गुड़िया 90 के लहंगे। 9 की गुड़िया 90 का लहंगा, ऑप्शन नंबर द सही है। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी? मुंह में राम, बगल में छुरी, ऑप्शन नंबर ब सही है। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है। परिमाण बताया जा रहा है ना, यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है, इसलिए यह है परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? बहुत है प्रविशेषण। विशेषण से की भी विशेषता यदि बताई जाए तो यह कहलाता है प्रविशेषण। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। निपात, ही, भी, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वह निपात कहलाएंगे। फिर 8वां है, पूरा शब्द का तत्सम रूप है पूर्ण, ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लोटा एक देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर द सही है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ब सही है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची है? तो क्या है? शर है, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर लेते हैं, सत रज तम के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? त्रिगुण होगा, ऑप्शन नंबर ब सही है। 13वां है, जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय ना हो, निरापद, ऑप्शन नंबर अ सही है। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार के लिए शब्द होगा अस्त्र। जो हाथ में पकड़कर लड़ा जाता है वो है शस्त्र और जो फेंक कर मारा जाता है वो है अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता हो वो है कृतज्ञ और किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है कृतघ्न। अब रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को खालिस्तान कहते हैं मुमुक्ष, मुमुक्षु, यहाँ मुमुक्षु लिख देंगे। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का खालिस्तान होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। 1/3 भाग को हम छाट लेते हैं, वह संक्षेपण कहलाता है। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं खालिस्तान कहलाता है। राजभाषा कहलाएगी ना ऐसी भाषा, राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द खालिस्तान है। क्या है अतिवृष्टि में? अति तो उपसर्ग है, तो क्या हुआ? मूल शब्द वृष्टि है। फिर अब लेते हैं 5वां, वाक्य में मूलतः खालिस्तान अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फिर खालिस्तान के वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप में से रहता है, मिश्र वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है। फिर 8वां देखते हैं, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है।
फिर आगे देखते हैं 9वां नंबर है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है। यह भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य प्रायः खालिस्तान से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? की से जुड़ा रहता है। 11वां नंबर है विशेषण उपवाक्य प्रायः खालिस्तान से जुड़ा रहता है, जो से जुड़ा रहता है। रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं। वाक्य में ही शब्द खालिस्तान का उदाहरण है। अभी मैंने बताया ना, ही शब्द निपात का उदाहरण है। 13वां नंबर है हिंदी साहित्य में रस खालिस्तान शब्द है। रस पारिभाषिक शब्द है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक खालिस्तान शब्द है, तकनीकी शब्द है। तकनीक खालिस्तान शब्द है, यह भी तकनीकी शब्द है। सत्य असत्य चुनकर लिखना है। मुहावरे प्रायः शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा है मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है, बिल्कुल यह भी सत्य है। चौथा तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, यह भी सत्य है। पांचवा है संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, यह भी सत्य है। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, यह असत्य है। प्रत्यय तो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, मूल शब्द के आगे तो उपसर्ग लगता है। फिर 7वां नंबर पे आते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यह कथन भी असत्य है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो ये तो विशेषण की विशेषता वाले प्रविशेषण होते हैं। 8वां देखिए विशेषण के मुख्यतया 6 प्रकार होते हैं, यह कथन असत्य है। फिर 9वां देखिए आदमी बड़ा मेहनती था। वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है, यह कथन सत्य है। मेहनत की विशेषता बता रहा है ना, मेहनत क्या है? मेहनत विशेषण है और उसकी विशेषता बता रहा है बड़ा, इसलिए प्रविशेषण है। अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है, यह कथन सत्य है। फिर 11वां लेते हैं मुंह की खाना एक कहावत है, यह कथन असत्य है। फिर आगे आता है मुहावरों में लक्ष्यार्थ से शब्द का सही अर्थ का पता चलता है, यह कथन सत्य है। फिर 13वां लेते हैं तकनीकी शब्दों का संबंध विजपन से होता है, यह कथन सत्य है। फिर आगे है संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, यह कथन भी सत्य है। और अंतिम है मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के 2 भेद हैं, यह कथन असत्य है। सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो चलिए सही जोड़ी में सबसे पहले आता है आंखें फूटना। आंखें फूटना यानी क्या हो जाएगा? आंखें फूटना यानी दिखाई ना देना। इसे हम किससे मिलाएंगे? दिखाई ना देना से हम मिला देंगे इसे। फिर अगला है ध्यान ना देना। देखिए आंखें मूंदना को हम किससे मिलाएंगे? ध्यान ना देना से मिला देंगे, इसके सामने लिख देंगे। आँख का अंधा, इसके सामने लिखेंगे मूर्ख अज्ञानी। आँख का अंधा के सामने क्या लिखेंगे? मूर्ख अज्ञानी। आँख का काटा, दुश्मनी का भाव रखना। आँख का काटा के सामने हम क्या लिखेंगे? दुश्मनी का भाव रखना।
या दुश्मन होना। फिर आँख का तारा, आँख का तारा यानी बहुत प्यारा। तो यहाँ पर देखिए दाईं तरफ में बहुत प्यारा यानी प्रिय होना, प्रिय होना से मिला देंगे। आँख दिखाना यानी डराना, डराना से मिला देंगे, डराना इसके सामने लिख देंगे। आँख बिछाना के सामने हम क्या लिखेंगे? स्वागत करने के लिए तैयार होना, स्वागत करना, तो उसे हम लिख देंगे स्वागत करना। फिर आँख तरेरना के सामने लिखेंगे गुस्सा होना। आँख तरेरना मतलब गुस्सा होना। तो देखिए कहाँ है गुस्सा होना, इसे मिला देंगे गुस्सा होने से। फिर जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो ऐसी जगह होती है दुर्गम, तो इसे मिला देंगे दुर्गम से। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य होता है, अगम्य से मिला देंगे। फिर जिसके समान अन्य ना हो, जिसके समान अन्य ना हो, अनन्य, अनन्य भक्त हूँ बोलते हैं ना, ऐसे ना हो। जिसे जाना ना जा सके, अगे, जिसे जाना ना जा सके क्या बोलेंगे? अगे। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, इसके सामने क्या लिख देंगे? अद्वितीय। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, थोड़ा जानता है तो वो क्या है? अल्पज्ञानी या अल्पज्ञ बोलते हैं। जो ज्ञात नहीं है क्या बोलेंगे? अज्ञात। जो ज्ञात नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अज्ञात या अज्ञेय, तो ये लिख देंगे अज्ञेय। और जिसे जीता ना जा सके वो है अजेय। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो एक वाक्य में उत्तर देखिए। पहला है संस्कृत शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए, जो कि संस्कृत शब्द जैसे के वैसे प्रयुक्त यदि होते हैं तो उन्हें हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। संस्कृत के शुद्ध शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्द, शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द किन्हें कहेंगे? तद्भव शब्द संस्कृत के विकृत शब्दों को तद्भव कहा जाता है। संस्कृत के विकृत शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। प्रत्यय लगते हैं पीछे और उपसर्ग लगते हैं आगे। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए हैं? तो वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। 5वां नंबर है सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो सरल वाक्य कहलाता है। एक क्या हो? उद्देश्य हो, एक उद्देश्य, एक विधेय, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। 6वां नंबर है मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य शामिल हो। सरल वाक्य तो हो और उसके साथ क्या हो? कोई दूसरा उपवाक्य भी शामिल हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर आगे आता है
संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर किया है, जो की से शुरू होते हैं वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं, की से जुड़ते हों या की से प्रारंभ होते हों। फिर अगला 8वां है, विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? जो से जुड़ने वाले उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे, जो से जुड़ने वाले उपवाक्य को। तो देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों से जुड़ते हैं, क्रिया विशेषण आधारित उपवाक्य कहलाते हैं। अब अगला नंबर है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हों और दोनों प्रधान हों या सभी प्रधान हों। दो या दो से अधिक हों और दोनों या सभी प्रधान हों, ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। फिर आगे 11वां नंबर में आता है, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो लिखते हैं, भाषा जिसमें राज्य के संदेशों आदेशों को प्रसारित किया जाता है। राज्य के संदेशों आदेशों को प्रसारित किया जाता है, क्या कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। फिर अगला है, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल इसी तरह से सर्वमान्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो उस राष्ट्र की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। सर्वमान्य भाषा जो राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। फिर आगे आता है, निपात किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं निपात? किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग में लाए गए शब्द। किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग में लाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। जैसे हमने बोल दिया भी, ही, इस तरह के शब्द जो जोर देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। अब 14वां नंबर देखते हैं, क्या है 14वें नंबर में? राम स्कूल जाता है, श्याम बाजार जाता है। यह कौन सा वाक्य है? राम स्कूल जाता है भी मुख्य है और श्याम बाजार जाता है भी मुख्य है। दोनों उपवाक्य मुख्य हैं, इसलिए इस वाक्य को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। दोनों प्रधान है ना, हमने अभी बोला कि दोनों प्रधान होते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। फिर आगे आया, शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। तो इस तरह का वाक्य क्या है? ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो बच्चों, आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।